सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज के क्लास से पहले हमने आपको क्लास 10th के जो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था उसमें हमने आपको फर्स्ट बता दिया था, फर्स्ट से लेके 11 तक। पहली वीडियो में हमने आपको फर्स्ट से 6 तक समझाया है। दूसरी वीडियो में हमने आपको 7, 8, 9, 10, 11 समझाया है। टोटल बैक एक्सरसाइज में 18th क्वेश्चन है। तो आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब बताकर इस बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या इस बैक एक्सरसाइज के 12th नंबर पे। और क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा वीडियो बनाया है जिसके अंदर थ्योरी समझाई है, फिर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसके अंदर पूरे फार्मूलाज वगैरह समझाते हुए फर्स्ट नंबर से लेके 6 नंबर तक के क्वेश्चंस बताए हैं। फिर सेकेंड वीडियो में भी इस फार्मूला को एलिब्रेट करते हुए बहुत सारी चीजें समझाई है। तो इसमें हम फिर से फार्मूला लिखते नहीं है, पूरा ऑलरेडी चार्ट है आपके पास, पढ़ के आओगे तो यहाँ से पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब designed to be used on a 220 volt electrical supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected? पूरा पेज में नहीं हो पाया था तो छोटा पेज में लिख लिया। In parallel with each other across the two wire of line of 220 volt line and if the maximum allowed current is 5 ampere। मतलब कहता है कि कितने सारे बल्ब लगेंगे। तो हम मान लेते हैं हमें नहीं पता, हम कुछ n नंबर ऑफ बल्ब्स लगा लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, फिर सॉल्यूशन तो इजी ही हो जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बहुत सारे बल्ब लगे हुए, कितने लगे हुए हैं वो हमें नहीं पता, n नंबर ऑफ बल्ब्स लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये सारे बल्ब जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है और वो वोल्ट है 220 वोल्ट का। ठीक है, अब 220 वोल्ट का वोल्टेज है और यहां से जो 220 वोल्ट की वजह से करंट निकल रहा है वो 5 एम्पियर है। तो 5 एम्पियर यहां पहुंचेगा, 5 एम्पियर यहां पहुंचेगा। अब आप कहोगे कि करंट जो है पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप जानते हो कि जब कोई पैरेलल सर्किट है हमारे पास, क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में पहली चीज क्या होती है? करंट इज डिफरेंट, यानी हर बल्ब को अलग अलग करंट मिलेगा, करंट इज डिफरेंट। और दूसरी चीज अच्छी बात क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। समझेंगे आराम से। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको आपको पैरेलल में लगाना है, जो कि 220 वोल्ट के बैटरी से लगाना है, जिससे 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक छोटी सी बात दे दी गई है कि हर बल्ब के पास जो पावर है वो 10 वाट का है। हर बल्ब के पास जो अपना मान लो बल्ब 1, बल्ब 2, ये मान लो 1 बल्ब है, 2 है, ये 3 बल्ब है, ये n बल्ब है। ठीक है, n नंबर ऑफ बल्ब है। तो हर बल्ब के पास पावर जो है वो 10 वाट का दिया गया है। हर बल्ब का इंडिविजुअल पावर जो है वो 10 वाट का है और मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है, 220 वोल्ट का है। अच्छा, कहता है बताओ कितने ऐसे बल्ब लगाओगे जिससे 5 एम्पियर का करंट ही ले। तो आप कहोगे कि पावर दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी बल्ब 1 के लिए भी पोटेंशियल जो होगा वो 220 वोल्ट होगा, बल्ब 2 के लिए भी जो पोटेंशियल होगा वो 220 वोल्ट का होगा, बल्ब 3 के लिए भी जो पोटेंशियल होगा वो 220 वोल्ट का होगा, और जो लास्ट बल्ब लगा होगा, कितना लगा होगा नहीं पता, लेकिन उसकी भी पोटेंशियल 220 वोल्ट होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। देखो बना के दिखाते हैं, क्वेश्चन तो समझ गए। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम दोबारा इसको डिक्टेट कर देंगे, समझने में कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। ये क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, बताओ जिसमें हर इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर 10 वाट का है। अब कितने ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब लगाओगे 220 वोल्ट के बैटरी से जिससे सिर्फ 5 एम्पियर का करंट जा सके? तो आपने बोला करंट तो अलग अलग होगा सब में, ये नहीं पता, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा, यानी V सब जगह सेम होगा। इसका पावर है 10
वोल्ट है 220, इसका भी पावर 10 वोल्ट 220 पावर 10 वोल्ट 220 पावर 10 वोल्ट 220। तो किसी एक का रेसिस्टेंस अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? तो आपने बोला आपके पास एक फॉर्मूला है रेसिस्टेंस और वोल्टेज में, P इक्वस टू वी आई होता था, जहां से हम V इक्वस टू आई आर लिख लेते थे। कहां से यूज करते थे? ओम्स लॉ से। और यहां से फिर V इक्वस टू आई आर, आई इक्वस टू V अपॉन आर यूज कर लेंगे, और यहां पर I की जगह V अपॉन आर लिखेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाता था? V स्क्वायर अपॉन आर। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, जब सीरीज होता तो V इक्वस टू आई आर ले लेते, तो P इक्वस टू आई स्क्वायर आर मिल जाता। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, पैरेलल है। तो यहां से हमने P की जगह डाल दिया, कितना है हमारे पास 10 वाट इज इक्वल टू 220 इंटू 220 वोल्ट डाल दिया, अपॉन आर डाल दिया। यहां से आर बराबर मिल गया 220 इंटू 220 अपॉन 10, और ये आर की यूनिट ओम होती है। इस जीरो ने इस जीरो को काट दिया। रेसिस्टेंस 1 है हमारे पास, किसी एक का रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, एक के पावर की मदद से। तो रेसिस्टेंस फर्स्ट हो गया 4840 ओम। यानी यहां से आपको तीसरी बात पता चली कि जितने भी बल्ब है उस सारे बल्ब के each bulb has resistance as 4840 ओम। सारे के सारे बल्ब के पास 4840 ओम का रेसिस्टेंस है। अब इसकी मदद को लेते हुए हम पता लगा लेंगे कि कितने ऐसे बल्ब लगाए जा सकते हैं। तो इसको इरेज कर दिया हमने, ये लिख लिया होगा, आप नहीं किया थोड़ा पीछे कर लो, बैक समझ जाओगे। तो यहां से हमने बोला कि हमें पहले R इक्विवेलेंट चाहिए। पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस कहां तक जाए तो n टाइम्स तक। हमें पता ही नहीं कितना रेसिस्टेंस है, तो यहां से 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहां से 1 बाई R सब सेम है, R1 R2 सब देख रहे हो, 4840 4840 4840 सबका आ रहा। तो यहां से 1 अपॉन 4840 इंटू जो n टाइम्स है, वो सारे को जोड़ते जाओगे तो n टाइम्स 4840 इंटू, मतलब समझो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। जब 3 बार जोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1 बाई 2। इसी तरह n बार जोड़ोगे तो n इंटू 1 बाई 4840 लिख सकते हो ना, क्लास 10th में हो ना आप। तो यहां से हमें मिला, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल, ये क्या है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n अपॉन 4840। यहां से आप कहोगे आर इक्विवेलेंट, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल 4840 अपॉन n। अब ओम्स लॉ का यूज करोगे, v इक्वल्स टू आई, आर इक्विवेलेंट कहां से? ओम्स लॉ से। v आपके पास कितना है? टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट, टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर, और कितना आर इक्विवेलेंट आता 4840 अपॉन n। n को इधर करोगे और r को इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4840 इंटू 5 अपॉन 220। इस जीरो ने इस जीरो को मार दिया, ये कितनी बार में जाएगा 484 चाहिए, तो 2 बार में 44, 2 बार में 44, ये 22 बार में जाएगा। तो n बराबर 110 हाँ नंबर ऑफ बल्ब। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? और इसी तरह का एक और क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें 176 ओम के रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाना था, सॉरी। तो यहां से हमें पता चल गया कि जब हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट हो, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर हो, तो पैरेलल में 10 वाट का हम 110 बल्ब लगा सकते हैं जो आसानी से ग्लो कर जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? कैसे निकाला? सबका पावर गिवन था, पैरेलल में वोल्टेज सेम था, तो किसी एक का रेसिस्टेंस निकाल लिया, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। वहां से हमें 4840 पता चल गया सबका रेसिस्टेंस, उसका 1 बाई आर इक्विवेलेंट निकाल लिया तो हमें आर इक्विवेलेंट बराबर 4840 अपॉन n आ गया। V इक्वल टू आई आर का आर इक्विवेलेंट डाल दिया 4840 अपॉन n। I की जगह टोटल करंट 5 एम्पियर, V की जगह टोटल वोल्टेज, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस भी ले रहे हैं तो 220 वोल्ट, ये डिवाइड हुआ और 110 नंबर ऑफ बल्ब्स आ गया। समझ में आया? तो ये 12 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे लिख लिया, इरेज कर दे।
हाँ सर लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो देखो आप लोग अगर डायरेक्ट यहाँ पहुंचे होंगे तो आपको लगेगा अरे सर क्या कर रहे हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें इतना पढ़ा दिया, लास्ट क्लास है, सिर्फ क्वेश्चन का है। क्वेश्चन का हमने 3 वीडियो बनाया है, तो अगर आपको प्रॉब्लम जैसा दिखे कि फार्मूला कहाँ से आ गया, P = V अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है a hot plate of an electric oven is connected to 220 volt line, has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? मतलब एक बार ऐसा है कि एक 24 ओम का इलेक्ट्रिक ओवन का कनेक्शन है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से। ये क्या है, इलेक्ट्रिक ओवन है, कहता है एक हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक ओवन है जो कि 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर 2 रेसिस्टेंस है ए और बी। मान लो ये ए है, एक बार यही फिर से यूज किया गया है, ये बी है, इसका भी 24 ओम रेसिस्टेंस है और ये 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अब कहता है कि दोनों को सेपरेटली अलग अलग यूज कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को हम ए और बी को दोनों को हम सीरीज में जोड़ दें। ये ए है, ये बी है, भले ही दोनों सेम है 24 ओम 24 ओम, और इसको कनेक्ट कर दे 220 वोल्ट बैटरी से। क्वेश्चन का मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे, घबराना मत। और एक बार इसी को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं हम 220 वोल्ट बैटरी से, 220 वोल्ट बैटरी से। ये भी 24 ओम है, ये भी 24 ओम है। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो कि जिसके पास 2 रेसिस्टेंस है 24 ओम का, ए और बी। एक केस हो सकता है कि दोनों को अलग अलग यूज करो, एक केस हो सकता है कि दोनों को सीरीज में रख लो, एक केस हो सकता है कि दोनों को पैरेलल में रख लो और सबको 220 वोल्ट से कनेक्ट करो। तो बताओ इन दोनों तो एक ही, ये दोनों को मिलाकर तो एक ही केस है, और ये अलग केस, ये अलग केस, यानी दोनों मिला के कहो तो ये केस नंबर फर्स्ट है, ये केस नंबर सेकेंड है और ये केस नंबर थर्ड है। केस नंबर सेकेंड में सीरीज में लगा हुआ है दोनों के दोनों रेसिस्टेंस, केस नंबर थर्ड में पैरेलल में लगा हुआ है। तो बताओ इन तीनों केसेस में करंट कितना होगा, इन तीनों केसेस में व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, इन तीनों केसेस में करंट कितना होगा। तो देखते हैं, आई निकालना है और हमारे पास V दिया हुआ है और R दिया हुआ है, प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन में। पहला तो दोनों एक ही केस है, किसी एक में निकाल लो। तो केस नंबर अगर फर्स्ट में आप आते हो तो बोलोगे R = 24 ओम है, V = 220 वोल्ट है, V = IR हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है, तो यहां से हमने बोल दिया I निकालना है, तो V/R दैट इज 220 वोल्ट अपॉन 24 ओम हो गया। तो I बराबर जो भी आएगा वो एम्पियर में आएगा, डिवाइड कर लो 2 से 12 बार में, 2 से 110 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 6 से 9 6 जा 54, 1 is the carry, decimal 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 1 is the carry, decimal 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 36, यानी 9 जिसको आप लिख सकते हो 9.17 एम्पियर। यानी यहां पर जब 220 वोल्ट का बैटरी है, 24 ओम का रेसिस्टेंस है, यहां से जो करंट जा रहा है वो 9.17 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें भी 9.17 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। इस केस में देखते हैं केस नंबर सेकेंड में। तो केस नंबर सेकेंड में हमारे पास सीरीज है, तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 दैट इज 24 प्लस
24 दैट इज 48 ओम। अब हमारे पास V की वैल्यू है 220 वोल्ट। V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, तो यहां से I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। V की जगह 220 वोल्ट और R की जगह 48 ओम। जो भी आएगा आंसर वो एम्पियर में आ जाएगा। अब इसको अगर हम काटे तो 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 11 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 50, 5 बार 2 5 जा 10, 1 इज द कैरी, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 4 48, 12 चौक 48, 50 50 51 52 53 54 55 6 डेसिमल 4.5 एम्पियर का करंट हो जाएगा। जब इसमें हम दोनों को 4.5 एम्पियर का जब दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो 4.5 एम्पियर का मिलेगा। सीरीज में करंट सेम होता है तो इसको भी 4.5 एम्पियर मिलेगा और इसको भी 4.5 एम्पियर मिलेगा। यानी सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो दोनों रेसिस्टेंस को 4.5 एम्पियर मिलेगा और वो सर्किट में वापस आ जाएगा। अब केस नंबर 3 को देखना है तो केस नंबर फर्स्ट को इरेज कर देते हैं। देखो फर्स्ट को इरेज नहीं करते हैं। देखो केस नंबर 3 को अगर देखोगे ना तो देखो गौर करो, यहां से करंट आई निकलेगा। थोड़ा दिमाग अगर आपके पास है तो आर इक्विवेलेंट बिना निकाले, एक तरीका तो है कि इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो यहां से आप बोलोगे, तो यहां लिख देते हैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24। एलसीएम लोगे 24, तो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाय 24 दैट इज 1 बाय 12। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 बाय 12, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 12 ओम। अब इसको 220 वोल्ट अपॉन 12 कर दोगे तो ये भी आ जाएगा 4.5 एम्पियर। ठीक है, यानी इस केस में भी जो हमारा नहीं सॉरी 220 अपॉन 12 कर दोगे, आर इक्विवेलेंट इसमें क्या आया 12 आया। तो यहां से इस केस में आप निकालोगे तो देखो V इक्वल्स टू आई आर, यहां से बोल दोगे I बराबर V अपॉन R। V की जगह क्या है 220 और R की जगह क्या आया है 12 आया है। तो 12 से डिवाइड करोगे तो 12, ये देखो ना 220 को डिवाइड करो 12 से, 12 1 जा 12, 1 नहीं सॉरी 0 0 0 1 0 18.3 एम्पियर का कुछ करंट आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो समझे बात को कि नहीं। देखो ये निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत, ये निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत, पहले लिख लो यार, नहीं तो आप लोग बाद में कहते सर बोर्ड में एक ही जगह आप सब चीज लिख देते हो, अच्छा नहीं लगता। ये हटा देते हैं, समझा देते हैं इसको अच्छे से। ये केस नंबर फर्स्ट का है यहां तक ऊपर में। केस नंबर सेकेंड का ये है, लिख लो। केस नंबर थर्ड बताने जा रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट हटा देते हैं। अब देखो केस नंबर थर्ड में दो तरीका है। एक तरीका ये है कि अगर यहां से 220 वोल्ट आ रहा है तो पैरेलल में सब जगह सेम होता है, यानी इस रेसिस्टेंस को भी 220 वोल्ट मिलेगा, इस रेसिस्टेंस को भी 220 वोल्ट निकालेगा। तो यहां से अगर आप करंट निकालोगे तो I इक्वल्स टू 220 अपॉन 24 आएगा, जो इसमें आया था, और क्या आ जाएगा 9.17 एम्पियर I1 बराबर। और यहां भी निकालोगे तो I2 बराबर भी वही आ जाएगा 9.17 एम्पियर। इन दोनों को जोड़ दोगे तो I बराबर I1 प्लस I2 that is 9.17 plus 9.17, 7 7 जा 14, 3.9 एम्पियर टोटल करंट आ जाएगा इस केस में। और दूसरा तरीका है कि इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालो, और R इक्विवेलेंट आपको आएगा 12 ओम, और तब V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे तो I बराबर 220 वोल्ट अपॉन 12 ओम कर दोगे तो 9.3 एम्पियर जैसा कुछ आ जाएगा। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बातें आपको पकड़ में तो आई होगी, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, लिख लो। तो हमने 13th नंबर भी बता दिया। अब हम 14th नंबर पे आते हैं, इरेज करें। बातें तो समझ गए होंगे ना, इतना सारा पढ़ के आए हो तो समझ में तो आया होगा दोनों तरीका। नहीं आया तो बताओ। देखो ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एकदम गारंटी दे रहे हैं ना नहीं कैसे समझ में आया, गलत बात है वगैरह वगैरह, ये सब हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं समझ में आना चाहिए,
नहीं आया तो आप हमें एक कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे उसको और क्लियर करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अच्छा, पहला सर्किट में कहता है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm, यानी 2 रेसिस्टेंस निकला लगा हुआ है, एक 1 ohm का एक 2 ohm का, और इससे दोनों सीरीज में लगा हुआ है, और इससे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और पूछ रहा है इस केस में पावर कितना होगा 2 ohm रजिस्टर के पास। दूसरे वाले केस में कह रहा है अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। इस समय एक 12 ohm का और एक 2 ohm का रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, और इससे एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रेसिस्टेंस, पावर निकालना है 2 ohm रेसिस्टेंस में। फर्स्ट में आ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm, ठीक है। दूसरे में अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ohm एंड 2 ohm रेसिस्टेंस, ठीक है। पावर निकालना है, उतना ज्यादा हम दिमाग लगाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास सीरीज है और P = VI होता है, लेकिन जब सीरीज हो ना तो I की जगह वैल्यू पुट मत करो, V की जगह वैल्यू पुट कर दो, ओम्स लॉ डायरेक्ट पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, P = V की जगह डालोगे IR × I, दैट इज I²R, यानी ये सीरीज में फॉर्मूला यूज करो क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। अगर पैरेलल निकालना है तो P = VI लिखो और V = IR जो ओम्स लॉ से होता है वहां पर I = V/R लिख दो, तो P मिल जाएगा V²/R, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आप देखोगे तो पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो सीरीज में 1 + 2 दैट इज 3 ohm। पावर का फॉर्मूला लगाओगे I²R, तो आपके पास R इक्विवेलेंट पता है, P पता है, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना था, पावर, हाँ ठीक ठीक, सॉरी, पावर ही निकालना है, I नहीं पता, तो R इक्विवेलेंट पता है, तो V = IR होता है, तो I = V/R लिख सकते हो। V की जगह है आपके पास 6 वोल्ट, I की जगह है 3 ohm, और ये कट कुट क्या आ जाएगा, 3 2 जा यानी 2 एम्पियर। करंट कितना मिल गया पहले वाले केस में, 2 एम्पियर, तो पावर कितना हो जाएगा, 2² × R इक्विवेलेंट चाहिए क्योंकि सीरीज है, तो 3 है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 वाट। ये पावर हो गया इस केस में, नहीं सॉरी, ये टोटल पावर हो गया, समझेंगे, ये क्या हो गया, टोटल पावर। क्वेश्चन को समझो आराम से, घबराना नहीं। हमने बोला ये 1 ohm है, 2 ohm है, सीरीज में हमें फॉर्मूला लगाना है P = I²R, तो हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, टोटल R चाहिए। यहाँ पर कौन सा चाहिए, टोटल R चाहिए, और यहाँ पर टोटल करंट चाहिए। तो यहाँ पर हमने R इक्विवेलेंट निकाला, तो सीरीज में 1 + 2 हो गया 3। अब ओम्स लॉ लगा के I = V/R किया, V की जगह 6 वोल्ट और R की जगह 2 + 3 2 एम्पियर आ गया। टोटल करंट 2 एम्पियर, टोटल रेसिस्टेंस 3, तो टोटल पावर आ गया 12 वाट। लेकिन हमें कह रहा है पावर इसके अक्रॉस निकालो, तो जो करंट यहां पर है 2 एम्पियर का, वही करंट यहां पर भी होगा 2 एम्पियर का, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो इसके लिए पावर का फॉर्मूला लगाओगे तो I²R, तो I की जगह 2 का स्क्वायर और R की जगह इसका रेसिस्टेंस लोगे 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 व्हाट इज द पावर फॉर 2 ohm resistor when it is connected with series with 1 ohm and total battery of 6 वोल्ट। समझ में आया। अब इस केस में, दूसरे वाले केस में P = VI, फॉर्मूला लगाना है V²/R। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहां अगर 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट,
और इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस पावर निकालना है तो P इक्वल टू, इस समय जो पावर था ये टोटल था पूरे सर्किट का, यानी 12 यहाँ 8 यहाँ, तो इसके पास जो पावर होगा वो 4 वाट का होगा। ठीक है, निकाल के भी देख लो। आई स्क्वायर आर करोगे यहाँ पे पावर, तो आई की जगह है 2, आर की जगह है 1, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 बराबर 4 वाट आ जाएगा। यहां पर पावर निकालना है 2 ओम के क्रॉस, तो V यहां पर भी 4 वोल्ट है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन आर की जगह 2 लिख दो, तो 4 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी 8 वाट का पावर आ गया। अगर कहता इसके अक्रॉस पावर निकालो तो वोल्टेज अभी भी सेम है 4 वोल्ट का, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज 4 इंटू 4 अपॉन 12, 4 3 जा यानी 4 अपॉन 3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4, यानी 1.34 या 33 वॉट का पावर आ जाता। समझ में आई बात? इसके जिसके क्रॉस निकालना हो पैरेलल में, पोटेंशियल जो टोटल है वो लेके चलेंगे, पैरेलल में जिसके क्रॉस निकालना है वो रेसिस्टेंस लेंगे, सीरीज में टोटल करंट लेके चलेंगे और जिसके क्रॉस निकालना है उसका रेसिस्टर लेंगे, पैरेलल में टोटल वोल्टेज लेके चलेंगे, जो मेन वोल्टेज है वो सबके पास होगा और जिसके क्रॉस निकालना है वो रेसिस्टेंस, और इसमें पहले करंट निकाल लेंगे और जिसके क्रॉस निकालना है उसका रेसिस्टेंस ले लेंगे। 14th भी हो गया, लिख लो इसको। जो नहीं समझ में आया पक्का कमेंट करो, लिखो फास्ट। फिर हम 15, 16, 17 और 18 कंप्लीट करते हुए इसको ख़त्म करते हैं। लिख भी लिया और समझ भी लिया, आगे बढ़ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14th हो गया। 15th पे आते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी को इतना प्यार से बताने के पीछे का सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो सोच लो कितने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th पे। क्वेश्चन नंबर 15th में कहता है 2 लैंप 1 रेटेड, 2 लैंप है, मान लो लैंप है ऐसा कुछ, ओ बल्ब जैसा बना देते हैं। ये लैंप नंबर 1 जिसका दिया हुआ है पावर है 100 वाट का और पोटेंशियल है 220 वोल्ट का। एक फिर दूसरा बल्ब है, लैंप है, ठीक, जिसका पावर है, ये लैंप नंबर 2 है, जिसका पावर है 60 वाट का और पोटेंशियल है 220 वोल्ट का। ठीक है, हाँ ठीक है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम, अच्छा सॉरी, 2 लैंप, 1 रेटेड 100 watt and 220 volt and other rated 60 watt and 220 volt are connected in parallel to the electrical main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? मतलब ये दोनों बल्ब आपस में कैसे लगे हुए हैं, दोनों लैंप कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। दोनों लैंप कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। आराम से समझना, दोनों लैंप आपस में पैरेलल में है। और ये मेन सप्लाई जो इसका है वो 220 वोल्ट का है और इसका पावर है 100 वाट, इसका पावर है 60 वाट। अब अलग अलग दे या ऐसे लिखे तब भी क्या, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम होता है। यानी अगर यहाँ 220 वोल्ट है तो इसके पास भी वोल्टेज होगा 220 वोल्ट और इसके पास भी वोल्टेज होगा 220 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो पावर और वोल्टेज की मदद से आप यहाँ पर रेसिस्टेंस निकाल सकते हो और पावर और वोल्टेज की मदद से आप यहाँ पर रेसिस्टेंस निकाल सकते हो और दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लो और उससे V से डिवाइड कर दो तो टोटल करंट आ जाएगा। ये जो अलग अलग दिया है उसका मतलब तो यही है ना। तो हम दिखाते हैं कैसे। आपके पास दिया हुआ है कि भैया 2 बल्ब लगा हुआ है, दोनों, एक का पावर 100 वाट, एक का पावर 60 वाट, 220 वोल्ट दोनों का वोल्टेज है। पैरेलल में लगेगा तभी तो ऐसा होगा। कह भी दिया है कि पैरेलल में है तो यहां से आप लगाओगे P = V² अपॉन R।
यहां से बोलोगे पी आर इज इक्वल टू वी की जगह 220 इंटू 220 अपॉन आर की जगह सॉरी पी की जगह देखो क्या किया, यहां से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी कर सकते हो ना, वी की जगह हमने डाल दिया 220 इंटू 220 क्योंकि स्क्वायर था, और पी की जगह 100, तो 0 0 0 0 कट गया, तो ये आ गया 484 ओम। ये इसका R1 है मान लो, और इसका अगर R2 निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, पूरा कर के आओगे तो V की जगह क्या है 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, बाद में लिख लेंगे वोल्ट 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 स्क्वायर अपॉन अपॉन पावर इज वॉट, सब मिल मिला के आ जाता है ओम, यही समझ लेना है। यहाँ पर भी वोल्ट स्क्वायर पावर इज 60 वॉट। अच्छा, ये जीरो ने इस जीरो को मारा, 2 3 जा 6, 2 11 जा, यहां से रेसिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 3 4 जा 12, इसको लिखो, हम थोड़ा कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। लिख लिया। अब यहां कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कुछ डेसिमल्स में आ रहा है, ये फार्मूला क्यों लगाओगे, आर क्यों निकालोगे, दूसरा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाया सर, ये तरीका भी हो सकता है कि R1 निकालो R2 निकालो और दोनों को सॉल्व कर लो, हम कहेंगे ये तरीका हटाओ। ठीक, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड अगर ऐसा आ रहा है तो क्यों ऐसा फार्मूला यूज करना। देखो तो एक और फार्मूला तो हमारे पास है, P इक्वल टू वी आई है, डायरेक्ट यूज करो, आई चाहिए ना हमको, तो I इक्वल टू पी अपॉन वी हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा I1 मान लो ये, तो P है हमारे पास 100 अपॉन V है 220, 0 0 कट गया, तो I1 कितना आ गया 10 अपॉन 22। उसी तरह यहाँ पे लगाओगे तो P इक्वल टू वी I2, यहाँ से I2 बराबर क्या आ जाएगा P अपॉन V आ जाएगा, P की जगह 60 अपॉन V की जगह 220, 0 0 कट गया, तो I2 बराबर आ गया 6 अपॉन 22। अब हमको टोटल करंट चाहिए, तो इसमें कुछ टोटल करंट यहाँ से I निकला होगा I1 और इसमें I2 आया होगा, तो I1 प्लस I2 कर देंगे तो टोटल करंट हो जाएगा। वो R निकाल के फिर वो उतना लंबा करने से आसान कर लेते हैं। अच्छा, I1 है हमारे पास 10 अपॉन 22, I2 है हमारे पास 6 अपॉन 22, एलसीएम लिया 22, 10 प्लस 6 दैट इज 16 अपॉन 22। अब इसको एक बार डिवाइड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.727 एम्पियर, 0.727 एम्पियर, यानी यहां से जो करंट आ रहा होगा वो 0.727 एम्पियर टोटल करंट, 0.727 एम्पियर करंट आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया। वो आई आर में क्यों लफड़ा करना जब V इक्वल टू वी आई होता ही। ठीक है, लिख लो, इरेज कर दो सर। तो ये 15th नंबर क्वेश्चन था, हाँ ये 15th नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर पे, लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है विच यूजेज मोर एनर्जी। एनर्जी बोले मतलब हीट, सॉरी हाँ ठीक ठीक ठीक, एनर्जी बोले मतलब हीट बोले या वर्क बोले। हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू वी क्यू होता है, और H इज इक्वल टू P इंटू टी होता है, तो H इज इक्वल टू P बराबर W अपॉन टी होता है। देखो P बराबर W अपॉन टी होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इंटू टाइम, यानी जो वर्क हम करते हैं वही किसी भी अप्लायंसेस को हीट के रूप में मिलता है। तो एनर्जी पूछे मतलब हीट या वर्क, तो कहता है एक टीवी सेट है, एक टीवी सेट है,
जिसके पास पावर है 250 वाट का और जो कि 1 घंटे के लिए चलता है, तो बताओ इस समय इसकी कितनी एनर्जी होगी। तो आप बोलोगे एनर्जी यानी हीट यानी पावर वर्क यानी P इंटू टाइम। यहां से अगर P बराबर वर्क अपॉन T है तो वर्क बराबर भी P इंटू टाइम और हीट बराबर भी P इंटू टाइम, यानी एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। पावर है 250 वाट और टाइम 1 आवर। 1 आवर को जब सेकेंड में चेंज करोगे तो 3600 सेकेंड होगा। और वाट इंटू सेकेंड क्या बन जाता है, जूल। इसको मल्टीप्लाई करो, पहले तो 1 2 3 जीरो को लिख दो। 25 6 जा 25 5 जा 125 6 जा 150, 15 बचा। 25 3 जा 75 एंड 75 प्लस 15 5 5 10 आते काटे 90 बचा। यानी ये लगभग 1 10 100 1000 10,000 9 लाख जूल, यानी 9 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल का एनर्जी खर्च करेगा अगर इसके पास 250 वाट का पावर है, 1 घंटे के लिए चलाते हैं तब। दूसरी जगह कहता है, ये पहला केस है, इसको इरेज कर दे, ये तो कहानी समझ गए हम। दूसरे केस में कहता है कि आपके पास टीवी सेट हो गया और 12 वोल्ट वाट टोस्टर इन 10 मिनट, यानी आपके पास एक टोस्टर भी है जिसकी पावर है 1200 वाट और इसके लिए टाइम लगता है 10 मिनट का, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 10 मिनट बराबर कितने सेकेंड होंगे, 600 सेकेंड होंगे। तो इस समय अगर इसकी एनर्जी निकालोगे तो पावर इंटू टाइम, पावर क्या है 1200 इंटू 600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 72, ये वाट में है ये सेकेंड में है और वाट सेकेंड जूल बन जाएगा, और 1 2 3 4 जीरो, यानी ये 7.2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 जीरो 4 जूल। यानी जो हमारा 1200 600 2 जीरो एक और जीरो 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। एक और जीरो और यहाँ 10 टू द पावर 5। अब यहां पर भी 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 90 जो है, ठीक। यहां पर भी 10 टू द पावर 5 आया, यहां पर भी 10 टू द पावर 5, लेकिन यहाँ 7.2 है, यहाँ 9 है। तो टीवी सेट और टोस्टर में कह रहा है कि बीच यूजेज मोर एनर्जी, तो आप बोलोगे टीवी सेट्स यूजेस मोर एनर्जी। टीवी का जो सेट है वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फिर 17 पे आते हैं। ये 16 था, लिखो फास्ट, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, चीजें पकड़ में आ रही है ना। आप लोग कभी कभी कहते हो सर बोर हो जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत शायरी बोल दिया करो। अरे नहीं नहीं सर, हम लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं, आप तो जबरदस्ती बोल देते हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम, एक इलेक्ट्रिक का हीटर है जिसकी रेसिस्टेंस 8 ओम है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, ये 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम अ सर्विस मीन्स 2 आवर, फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर, टाइम जो है वो 2 घंटे लगाता है। तो कहता है कैलकुलेट द रेट, क्वेश्चन को हम पूरा कर देते हैं। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, यानी हीट पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक।
तो H इज इक्वल टू होता है हमारे पास I दिया हुआ है, तो H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर की जगह VI, टाइम की जगह T, टाइम दिया हुआ है V नहीं है तो V की जगह IR यूज कर लो, V बराबर IR होता है ना ओम्स लॉ से, IR डाल दो, I डाल दो, T डाल दो, तो H बराबर I स्क्वायर RT मिलेगा, जिसको आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हो। यहां से H बराबर I की जगह डाल दिया आपने 15 का स्क्वायर इंटू R की जगह डाल दिया आपने 8 ओम इंटू टाइम की जगह है 2 आवर, उसको सेकेंड चेंज कर लो सेकेंड में, तो 2 इंटू 3600 करोगे और इस समय जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी दी आंसर। हम आपको करके दिखा देते हैं। तो इस समय जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15 इंटू 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर है, फिर इंटू 8 इंटू 2 इंटू 3600, तो ये आ जाएगा 1296 1296 कितना जीरो भैया, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। इस जिसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 1.296 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, इतना हीट प्रोड्यूस होगा जब 8 ओम का रेसिस्टेंस के पास, जिसके पास करंट 15 ओम का हो और 2 घंटे चलाया जाए तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है, यानी हो जाएगा। समझ में आ गया? यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि IRT गिवन था इसलिए IRT में आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पूरे प्यार से जद्दोजहद के साथ हमने कंप्लीट कर ली, अपनी भी मेहनत की और आप भी मेहनत करो। लिख लो, इसको इरेज करते हैं। लिख लिया? समझ में आ रहा है ना पक्का? हाँ सर, लिख लो। लिख लिया सर। अब लास्ट क्वेश्चन में थ्योरी वाली पार्ट है, लिख के समझा देते हैं, समझ जाओ। अब लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि why is the tungsten used almost exclusively। देखो, कोई भी जो बल्ब होता है ना दुनिया में, आपको कोई भी बल्ब दिखता है वो ऐसा कुछ होता है। ये जो होता है ये बल्ब का होता है फिलामेंट, और ये किससे बना होता है, तो मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन, टन टन। तो पूछ रहा है क्यों, तो बोलो बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी ज्यादा करंट वगैरह मिलने से, ज्यादा हीट वगैरह बनने से जल्दी पिघलता नहीं है। एंड हाई रेसिस्टिविटी, जिसकी रेसिस्टिविटी हाई मतलब उसकी ताकत, हीट को सहने की क्षमता। तो क्योंकि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टिविटी होता है, सो इट डज नॉट बर्न्स इजिली। ये आसानी से बर्न नहीं करता है। बर्न करने का मतलब सो इट डज नॉट, हाँ चलो, बर्न इजिली, या सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। देखो, कोई भी चीज बर्न कब करेगा, ऑक्सीडाइज्ड इजिली। ये टर्म क्यों लिखा जाता है बर्न की जगह ऑक्सीडाइज्ड, इसीलिए कोई भी चीज जलेगा कब, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। और जब भी किसी को ऑक्सीजन मिलता है जलने के लिए, तो क्लास 10th में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा था। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। जिसको ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यानी किसी को ऑक्सीजन मिल रहा है जलने के लिए, यानी वो जल्दी ऑक्सीडाइज्ड कर जाएगा। तो ये जो होता है हाई रेसिस्टिविटी होने के कारण और हाई मेल्टिंग होने के कारण ये ना तो आसानी से जलता नहीं है, यानी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए हम इसको फिलामेंट में यूज करते हैं। कहता है व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एन एलॉय रेदर देन मेटल। तो ये तो पहले का आंसर। दूसरे के आंसर में हम इसी में से जोड़ देंगे कि आप बोलोगे एलॉय जो होता है ना, इट इज, एलॉय जो होता है इट इज
मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो मेटल को साथ मिलाकर एक चीज बनाई जाती है जिसका नाम दिया जाता है एलॉय। और एलॉय के पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी टंगस्टन के पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज और अलॉय के पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज। यानी आंसर में लिखोगे कि अलॉय इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल्स सो दैट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, high resistivity, so it does not burn easily, so it does not oxidized easily. So we can use alloy rather than metal because metal has low melting point, so it melts easily. समझ गए बात को? यानी पहले के आंसर में ये सारा बात लिख दोगे, दूसरे के आंसर में लिखोगे alloy it is made up of two or more metal, so it has high melting and high resistivity, so it does not burn easily, so it does not oxidize easily, but because metal but लगा because नहीं, but metal has low melting point, so it melts easily, so we will use alloy rather than a metal in a bread toaster, a heating electrical device or electrical iron. समझ में आई बात? पक्की वाली बात। लिखो इन दोनों बातों को समझ के एकदम अच्छे से, दोनों का आंसर एक ही जगह पे है, तो थोड़ा कोरिलेट करके आप लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब इसके नेक्स्ट पार्ट में कहता है, इरेज करें, कर दो सर। यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों बता दिया एक साथ ही, दोनों का आंसर लगभग एक ही था, बस आपको दिमाग लगा लेना था। अब इसके सेकंड पार्ट में कहता है, अच्छे से देखना, समझना, जानना, घबराना मत, जल्दी जल्दी, घबराने की जरूरत नहीं। अब 2-3 बचा हुआ है, ये मत सोचो आता है, आंसर कम से कम देख लो। अब कहता है कि हम व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, घर में हम सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज करते? तो जब आप सीरीज का अरेंजमेंट यूज करोगे तो सपोज कर लो यहां आपने लगाया है 220 वोल्ट का बैटरी, तो यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, यानी आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। सो देखो, समझो क्या समझाना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, जिसकी वजह से बड़े पोटेंशियल को भी छोटा करंट मिल रहा होगा, समझो ना। 220 वोल्ट है, अब ये रेसिस्टेंस कुछ है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। So due to this large potential has, कैसे लिखे, एक सेकेंड रुक जाओ, हम इसका एकदम परफेक्ट इंग्लिश लिख देते हैं। हमने लिखा था स्मॉल वोल्टेज सोर्स, हाँ। So due to this each, समझा देंगे, टेंशन मत लेना, each appliances gets small potential यानी small voltage for a large supply। समझो क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहा है कि अगर 220 वोल्ट का आपने लगाया तो सप्लाई तो बड़ा दिया है, 220 वोल्ट का सप्लाई दिया, अब इसको मिल रहा है कुछ 10, मान लो इसको मिल रहा है 100, इसको मिल रहा है 20 वोल्ट, इसको मिल रहा है 100 वोल्ट, तो आप कहोगे भैया, या इसको मिल रहा है 90, इसको मिल रहा है 110 वोल्ट। अब आप कहोगे कि बड़े पोटेंशियल के जा तो रहा है बड़े पोटेंशियल, ड्यू टू दिस ईच अप्लायंसेस गेट्स स्मॉल वोल्टेज, छोटा वोल्टेज मिल रहा है लार्ज सप्लाई के लिए, बड़े सप्लाई के लिए छोटा वोल्टेज मिल रहा है। और आपको फॉर्मूला पता है कि R इज इक्वल टू, मतलब P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, अगर R लगाते हो आप तो यहाँ से R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P होगा। ये जितना बड़ा होता चला जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उतना बड़ा होता चला जाएगा, तो करंट भी उतना ज्यादा ड्रॉप होने लगेगा। समझो क्या समझाना चाह रहे हैं, इस बात को समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा सप्लाई कर रहे हो 220 वोल्ट का, सब सर्किट को मिल रहा है छोटा छोटा, पोटेंशियल छोटा मिलने से क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज कर जा रहा है। लार्ज सप्लाई सो करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस ड्यू टू increase
ऑफ रेसिस्टेंस। समझो क्या होगा, सोशियोलॉजिक को पकड़ लो, लिख लोगे लैंग्वेज आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट। तो कहता है कि भैया जैसे ही आप 220 यानी लार्ज सप्लाई दे रहे हो लेकिन स्मॉल अमाउंट मिल रहा है सबको, जिसकी वजह से इसका रेसिस्टेंस हाई हो जा रहा है। रेसिस्टेंस के हाई होने की वजह से इसका करंट कम हो जा रहा है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर में I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कमता जाएगा। करंट के कम होने से चीजें जल्दी जल्दी गर्म होते जा रही है, यानी ईच एप्लायंसेस गेट्स हीटेड इजिली, यानी ईच एप्लायंसेस गेट्स हीटेड, सब के सब एप्लायंसेस धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे, और जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, लिख लोगे लैंग्वेज बना के, ओवरऑल बात समझे कि फिर से बोले। देखो डोमेस्टिक सर्किट में हम इसलिए यूज नहीं करते हैं सीरीज का, क्योंकि सीरीज के यूज करने से आप सप्लाई दे रहे हो 220 का, लेकिन इसको मिल रहा है 100, इसको मिल रहा है 50, इसको मिल रहा है 90, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब आप जैसे ही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा रेसिस्टेंस बढ़ने लगेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, करंट का ड्रॉप ज्यादा होगा। इफ देयर इज मोर ड्रॉप इन द करंट देन देयर इज द एप्लायंसेस गेट्स हीट एंड देन हीटिंग इफेक्ट कॉजेज द बर्न ऑफ अप्लायंसेज। ज्यादा हीट होने से अप्लायंस बर्न हो जाएगा, खराब हो सकता है, जल सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इन सब वजह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं, घर में पैरेलल यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, जिससे करंट ड्रॉप कम होता है, इसलिए गर्म जल्दी अप्लायंसेज गर्म नहीं होती है। लिख लो इसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट में कहता है, समझ गए ना बात को, ओवरऑल लैंग्वेज बना लेना। अगर इस पार्टिकुलर बात में प्रॉब्लम होगा तो एक छोटा सा आंसर है, हम आपको इसका कमेंट बॉक्स में भी इसका परफेक्ट आंसर लिख के दिखा देंगे। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में डी पार्ट में कि हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कहो कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, वायर का लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। लेकिन लेंथ के बारे में नहीं पूछ रहा, एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है, और अगर एरिया घटता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होगा रेसिस्टेंस एरिया के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डी पार्ट का भी आंसर समझ में आ गया। अब इसका लास्ट लाइन कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई आर दी कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। सीधा एक लाइन लिखो, ड्यू टू लो रेसिस्टिविटी। कम ताकत होने की वजह से क्या होता है ना कि वो करंट को ड्रॉप नहीं करता है, वो जाने देता है। लो रेसिस्टिविटी है, करंट आया उसको रोका नहीं, कि हम अपने आप को हाई रेसिस्टिविटी का किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर हीटर में। तो क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी होने से वो करंट को ड्रॉप कर लेता है और अपने आप को ग्लो कराता है, हीट दिखाता है। इसके पास लो रेसिस्टिविटी है तो ये दूर दूर तक तुरंत करंट को ड्रॉप नहीं करेगा, जाने देगा, भैया जा यार जा 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 जाएगा, करंट आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन में अब मान लो हमें सपोज कर लो दिल्ली से अब हमें लेके जाना है मेरठ में, या मेरठ से हमें गुजरात लेके इलेक्ट्रिसिटी जाना है, तो ज़्यादा रेसिस्टिविटी वाला होगा तो सारा करंट बीच में ही खा जाएगा, अपने आप को ग्लो करने लगेगा। तो इसलिए लो रेसिस्टिविटी। इसका आंसर लिखना होगा तो लिखोगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ड्यू टू इट्स लो रेसिस्टिविटी। आंसर यही होगा, बस हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी का सारा क्वेश्चन कर दिया। पहला वीडियो बनाया जिसमें सारी थ्योरी समझाई, दूसरा वीडियो बनाया जिसमें 1 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन समझाया और फार्मूला बैक एक्सरसाइज के, फिर दूसरी वीडियो बनाई जिसमें सारा 7 से लेके 11 तक बताया और लास्ट में 12 से 18 तक बताते हुए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म किए। और पहली वीडियो जो है वो 4 आवर 32 मिनट का है जिसमें सारे थ्योरी और सारी इन टेक्स्ट आपको समझाई है हमने। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इवनिंग, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस आफ्टरनून, जब भी देख रहे हो। और हम आपको अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को और लाइट वगैरह जो भी बचा है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको देखो, बताओ और अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट तो बनता है। बाय, लिख लो।